नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 13 है जो मैंने टेस्ट लिया था ग्रुप में। और ये टेस्ट सीरीज़ आपको इससे शुरुआत की जा रही है, लेकिन जो अब क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो टेस्ट सीरीज़ के नहीं होंगे। जो मैंने टेस्ट लिया था वो नए क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन ही आपको दिए जाएंगे एक बार में। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका बिल्कुल आ गया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी कीजिए आप। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है। ठीक है, यानी जो चल अचल संपत्ति है वो किस जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को दिया जाता है। तो इसमें देखिए खासी जनजाति है। ठीक है, खासी जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को उत्तराधिकार मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, और यदि सबसे छोटी पुत्री की मृत्यु हो गई या फिर किसी कारण से उसको नहीं दिया जा सकता है तो उसके बाद वाली पुत्री को उत्तराधिकार मिलता है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि समान पूर्वज चाहे पुरुष हो या स्त्री के वंशक्रम से उत्पन्न हुए व्यक्तियों को क्या कहते हैं। तो जो समान पूर्वज होता है, मतलब जैसे आप देख लीजिए, समान पूर्वज जो होता है, एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति है उससे 2 पुत्र हुए। ठीक है, इनके भी कई पुत्र हो गए, इनके भी कई पुत्र हो गए, इसके मान ली 3 पुत्र हो गए, तो ऐसे शाखाएं निकलती चली जाती। लेकिन जो मेन व्यक्ति होता है वो कौन है, वो एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, तो यानी इसके जितने भी पुत्र होंगे, उनके जितने भी पुत्र पे पुत्र होते जाएंगे, वो सब क्या होंगे, इस कुल के होंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी ऋषि के नाम से लिया जाए और ये कोई ऋषि हैं, ठीक है, तो उस ऋषि के इतने ये इस वंशज के हैं, इस कुल के हैं, तो इसमें ये माना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें है कि आधुनिक भारतीय समाज में महिलाओं की परिवर्तित अवस्थिति को निम्नलिखित में से किसके सही क्रम के माध्यम से बताया जा सकता है। तो जो महिलाओं की स्थिति में चेंज आया है, कौन सा चेंज आया है। पहला है महिलाओं की बढ़ी हुई आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा है महिलाओं द्वारा परिवार की मुखिया बनना, महिलाओं द्वारा घरेलू जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरोत्तर उदासीनता, परिवार में समकक्ष पुरुषों के प्रति महिला में प्रतिस्पर्धा का भाव। ठीक है, तो इसमें देखिए जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है। ठीक है, जैसे मनरेगा में भी मान लीजिए कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो मनरेगा में जॉब कर रही है या फिर कुछ और कर रही है, तो आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र हो रही है। ठीक है, अब पुरुष पर वो निर्भर नहीं है, और वो मुखिया बनने का भी कुछ अभी इसमें है नहीं। ठीक है, अभी भी मुखिया बनने का कोई भी चांस महिलाओं को नहीं मिला है। यदि मान लीजिए पंचायत में या फिर कहीं पे महिला चुनी जाती है तो महिला के माध्यम से पुरुष ही शासन करता है। ठीक है, ऊपरी दिखावा होता है कि महिला शासन कर रही है, लेकिन जो उसमें जो मेन व्यक्ति होता है वो कौन होता है, वो पुरुष होता है। महिला द्वारा घरेलू जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि महिला ही बच्चे को जन्म देती है, उसको पालन पोषण वगैरह करती है, तो इसमें उदासीनता का कोई प्रश्न ही नहीं है। और परिवार में समकक्ष पुरुषों के प्रति महिला में प्रतिस्पर्धा का भाव, तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, महिला और पुरुष में कोई कंपटीशन नहीं है कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ कि तुम हो। ठीक है, तो इसमें केवल आर्थिक स्वतंत्रता ही सही होगा, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि यौनवाद से क्या मतलब है, क्या संबंध है यौनवाद का। ठीक है, और इसमें देखिए पहला है कि यह विश्वास की महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, कि यौन स्वच्छंदता की स्थिति महिलाओं को केवल यौन पदार्थों की भांति मानने की अभिवृत्ति या फिर पारंपरिक दासता से महिलाओं के छुटकारे की प्रक्रिया। तो यौनवाद का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है कि यह विश्वास की महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, जिसको यौनवाद कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें यौनवाद है तो यौनिक स्वच्छंदता होगी या फिर महिलाओं को यौन पदार्थों की भांति मानने की एक प्रवृत्ति है। ठीक है, तो ये शुरू से ही चलाया है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हीन माना जाता है और पुरुषों को महिलाओं की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए इसको यौनवाद कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिसमें मुसलमानों में एक पत्नी विवाह से मुक्त हो सकती है यदि वह पति क्षतिपूर्ति दे। ठीक है, इसमें पति को सम्मति होनी आवश्यक है। तलाक के उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है तलाक की, इसको क्या कहेंगे, खुला। ठीक है, यानी दोनों अपनी अपनी सहमति से तलाक दे देते हैं और महर वापस नहीं किया जाता, यानी जो विवाह के समय जो वधू मूल्य दिया जाता है, ठीक है, उसको वापस नहीं किया जाता है और ये मान लिया जाता है कि चलिए ठीक है, आप अपनी जगह हम अपनी जगह, और ये चीज़ें स्वतंत्रता से हो जाती हैं, तो इसको खुला बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है।
तो सही सुमेलित नहीं है। देवर भाभी परिहास संबंध में आता है, ये बिल्कुल आप जानते ही हैं, देवर भाभी में हंसी मजाक चलता है। माता के भाई के साथ संबंध प्रायोगिक विवाह, ठीक है, ये है माता के भाई। और तीसरा है कि भ्राता भगिनी अधिमान्य विवाह का प्रकार है, ठीक है। तो ये होता है जैसे मौसी का लड़का हो गया या फिर और भी कोई रिश्तेदार हो गया, इस तरह से भ्राता वो भाई बहन होते हैं लेकिन वो अधिमान्य विवाह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पिता के भाई के साथ विवाह अगम्यागमन निषेध में आता है, बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि पिता का जो भाई होता है पिता समान ही होता है, तो ये भी अगम्यागमन निषेध के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि माता के भाई के साथ विवाह जो है वो प्रायोगिक विवाह में आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि नातेदारी के गठन और परिवार के प्रकार में से युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए सही की बात की जा रही है, जो सुमेलित नहीं उसको हम हटा देंगे। पहला है अहम व्यक्ति के माता पिता और सहोदर प्रजनन परिवार, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रजनन परिवार में विवाह के बाद बनता है और इसमें पत्नी और अपने बच्चे होते हैं, ठीक है। अहम व्यक्ति के भाई बहन और माँ मातृवंशी परिवार, तो इसमें भी देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे अहम व्यक्ति का भाई बहन माँ ये है, पिता इसमें गायब है, तो इसका मतलब ये सही सुमेलित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी चीज़ें गलत हैं। जिसमें तीसरा है अहम व्यक्ति के पत्नी और पत्नी का भाई पितृस्थानीय परिवार, ये भी गलत है क्योंकि पत्नी और पत्नी का भाई ये मातृवंशी परिवार में आता है। अहम व्यक्ति का पति और बच्चे जन परिवार, ये भी गलत है क्योंकि पति और बच्चे का मतलब प्रजनन परिवार हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। पहला है हिंदू चचेरे भाई बहनों में विवाह, ठीक है, पहला। संथाल असम और अंतर्विवाह टोटमवाद, फिर है भारतीय नातेदारी निषेध व्यवस्था। अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि भारतीय नातेदारी में निषेध व्यवस्था पाई जाती है। टोटमवाद हो जो होता है वो अंतर्विवाह से रिलेटेड नहीं है, ये एक धर्म का इकाई होता है, धर्म का सूक्ष्म तत्व होता है। संथाल जो होता है ये असम की जनजाति नहीं है और हिंदू चचेरे भाई बहनों में विवाह नहीं होता है, ठीक है। तो भारत की जो नातेदारी व्यवस्था इसमें निषेध व्यवस्था पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हवाईयन नातेदारी व्यवस्था से संबंधित शब्दावली उन समाजों द्वारा बताई गई है जो निम्नलिखित क्या अनुसरण करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है द्विपक्षीय वंशानुक्रम व्यवस्था। तो जो हवाईयन नातेदारी व्यवस्था है इसमें द्विपक्षीय नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है, ये याद रखिएगा आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है नातेदारों को अंतः वैयक्तिक संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है। जो नातेदारी होती है उसकी अंतः वैयक्तिक जो संबंध व्यवस्था होती है उसको कौन संचालित करती है, नातेदारी व्यवस्था, ठीक है। नातेदार को कौन संचालित करेगा, नातेदारी व्यवस्था जो होती है इसमें नातेदारों के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। बाकी जाति व्यवस्था से कोई मतलब नहीं, जजमानी व्यवस्था बिल्कुल अलग है, वर्ण व्यवस्था भी बिल्कुल अलग है, यहाँ पे नातेदारी व्यवस्था होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है, सन 1956 में हिंदू विवाह उत्तराधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था उसको कौन सा क्या प्रभावित करता है, ठीक है, वो किसको प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए केवल हिंदुओं को प्रभावित करता है कि हिंदुओं और सिखों को, कि हिंदू सिख बौद्ध धर्मावलंबी और जैनों को, ठीक है। तो इसमें ये किसको प्रभावित करता है, इसमें देखिए हिंदू सिख बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और मुस्लिमों के लिए नहीं है, ये मुस्लिम जो होते हैं उनकी मुस्लिम लॉ अलग होती है और ये जो उत्तराधिकार अधिनियम है ये हिंदू को प्रभावित करेगी, सिख को, बौद्ध को और जैन को, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उन्मुक्ता परिवार वह है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, जन्म लेता है, ठीक है। उन्मुक्ता के परिवार में जन्म लेता है, ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि उन्मुक्ता का परिवार क्या होता है, तो जन्म जिसमें हम लेते हैं वो उन्मुक्ता का परिवार होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि खस फैमिली लॉ पुस्तक के लेखक पुस्तक लेखक कौन है। खस फैमिली लॉ ये है LD जोशी, ठीक है। सीधा आंसर बताते चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। LD जोशी जो है वो खस फैमिली लॉ नामक उन्होंने पुस्तक लिखी है। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को वर्णित करने में जो बापू शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या है। बापू शब्द जो है वो किस प्रकार की नातेदारी व्यवस्था में आता है, तो वो है मानित नातेदारी, ठीक है, कि हम मानते हैं कि वो हमारे बापू हैं, ठीक है। अब अगला देखिए
मॉर्गन के अनुसार किस तकनीकी के आविष्कार से मानवीय समाज जंगलीपन से सभ्यता की ओर उन्मुख हुआ है? तो क्या है वो है स्वर्णमाला का आविष्कार। ठीक है, यानी जब हमको अक्षर का ज्ञान हुआ, जब अक्षर का ज्ञान हुआ तो हमने क्या किया, सभ्यता की ओर अपना रुख कर लिया। उसके पहले हम क्या थे, असभ्य थे, बर्बर थे, जंगली थे। चाहे हमको धनुष बाण चलाना आता हो, आग हम जला लेते थे, हम पहिए के माध्यम से कार्य भी कर रहे थे, लेकिन जब से वर्णमाला का आविष्कार हुआ तभी से हम सभ्य कहलाए, उसके पहले हम सभ्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के किस राज्य में सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों की परिस्थिति को ऊपर उठाने के लिए ये कार्य है? ठीक है, तो ये गुजरात में जो हुआ था इसके बारे में है। सॉरी, आंसर तो हमने बता ही दिया है। तो ये जो सेवा है ये गुजरात की है, तो सीधा ऐसे पूछ सकता है कि सेवा जो है किस राज्य की असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए कार्यरत है? तो गुजरात है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसने कहा है कि सभी संस्कृतियां बसंत, पतझड़ और शरद के समान नियमित चरणों से गुजरती है? ठीक है, तो ये जो किसने कहा था, स्पेंगलर ने कहा था। स्पेंगलर ने कहा था कि सभी संस्कृतियां जो होती हैं बसंत, पतझड़ और शरद ऋतु के क्रमिक, यहाँ पे श्रमिक नहीं होगा क्रमिक होगा, सॉरी, क्रमिक चरणों से गुजरती है। तो इन्होंने एक क्रम के रूप में बताया है कि पहले क्या होगा, बसंत आएगा, फिर पतझड़ आएगा, फिर शरद आएगा, फिर से बसंत आ जाएगा। इस तरह से उन्होंने एक चक्र के रूप में संस्कृति की बात की है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक आंदोलन था? तो कृषक आंदोलन कौन सा था? इसमें खिलाफत आंदोलन है कि महिला मुक्ति आंदोलन है कि तेलंगाना आंदोलन है कि झारखंड आंदोलन है? तो इसमें देखिए जो तेलंगाना आंदोलन था वो कृषक आंदोलन था। ठीक है, कृषि संबंधी नीतियों को लेकर वो किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि झारखंड आंदोलन जो था वो किस जनजाति द्वारा चलाया गया था? तो झारखंड आंदोलन चलाया गया था संथाल जनजाति द्वारा। ठीक है, तो ये सब देखिए याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बताया जाए। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि महाराष्ट्र की दलित आंदोलन किस महाराजा के संरक्षण में फला फूला? तो कौन सा ऐसा महाराजा था जो महाराष्ट्र के दलित आंदोलन का वो संरक्षक बना था? वो है कोल्हापुर का महाराज। ठीक है, कोल्हापुर के जो महाराज थे वो दलित आंदोलन के संरक्षक थे और उन्हीं के संरक्षण में यह आंदोलन फला फूला था। ठीक है, उन्होंने इस पे कार्य किया था। अब देखिए अगला है, समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में किसने विभाजित किया था? तो ये सभी जानते हैं, मैक्स वेबर है वो है ऑगस्ट काम्टे। ठीक है, ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी और गतिकी में विभाजित किया था। स्थितिकी के अंतर्गत वो चीज़ें जो संरचना यानी जो जड़ चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं, और गतिकी के अंतर्गत जो सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है, जो डेली कार्य हो रहे हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, महिला आंदोलन का इतिहास जुड़ा हुआ है कब के देखिए 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन से जुड़ा है कि 20वीं शताब्दी के उदारवादी महिला आंदोलन से जुड़ा है कि 21वीं शताब्दी के अग्र सुधार महिलावादी आंदोलन से जुड़ा है कि उत्तर उपनिवेशी काल के लोकतांत्रिक राजनीतिक आंदोलन से जुड़ा है? ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा कि 20वीं सदी के उदार महिलावादी जो आंदोलन था वो जो जुड़ा है वो महिला आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले आप गोला कर लेंगे। नहीं, अगर पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है तो नहीं पे गोला कर लीजिए, सुमेलित है तो है पे गोला कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अक्सर बच्चे है को नहीं, नहीं को है समझ लेते हैं, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सामाजिक सुधार आंदोलन रामकृष्ण मिशन। ठीक है, ये सामाजिक सुधार आंदोलन था। बाकी जो भक्ति आंदोलन एनी बेसेंट इससे नहीं जुड़ी हैं। महिला आंदोलन भारत का अधिनियम 1935 नहीं है। पिछड़ी जाति आंदोलन बहराम जी मालाबारी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो सुमेलित कौन सा है, सामाजिक सुधार आंदोलन रामकृष्ण मिशन। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो ये पर्यावरण आंदोलन था, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। ठीक है, और चिपको आंदोलन का नाम लेते ही आपके मन में सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो
की गई थी किसके द्वारा? गौरा देवी। ठीक है, गौरा देवी क्या थी? वो एक आंचलिक महिला थी और जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो इससे उनका बहुत नुकसान हो जाता है, उनकी जो स्थानीय संस्कृति है, उनका जो रहन सहन है, सब कुछ प्रभावित होता है। इसीलिए वो पेड़ों से चिपक गई और उन्होंने कहा कि पेड़ों को काटना है तो सबसे पहले आपको हमको काटना होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन गौरा देवी के बाद जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने इसकी जब कमान थामी तो ये पूरा का पूरा देश जान गया कि वहाँ पे चिपको आंदोलन शुरू हुआ था और ये 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 25 नंबर का क्वेश्चन भी यही है कि किसने नेतृत्व किया? तो गौरा देवी हैं। फिर देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने हेतु प्रेरित करती है? तो जो भूदान आंदोलन शुरू हुआ था ये नलगोड़ा घटना से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये अक्सर एग्जाम में आता है कि नलगोड़ा घटना का संबंध किस आंदोलन से है? तो भूदान आंदोलन से। और ये इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने की थी? तो विनोबा भावे ने की थी। ठीक है, अब देखिए सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें व्यक्ति की भूमिका जो इम्पोर्टेंट नहीं होती। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट किसकी भूमिका होती है? समाज के लोगों की, यानी सारे के सारे व्यक्ति अगर सामूहिक रूप से कार्य करेंगे तो ही सामाजिक परिवर्तन लाएंगे। एक व्यक्ति कार्य करेगा तो सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, एक व्यक्ति के मर्डर करने से सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं बन जाएगी कि वहाँ पे कत्ल किए जाए। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के विषय में किसका सिद्धांत जबरदस्ती के सिद्धांत पर आधारित है? तो डेरेनडार्फ। ठीक है, डेरेनडार्फ ने जो सिद्धांत दिया है उन्होंने बताया कि जो बड़े जो अधिकारी होते हैं अपने छोटे कर्मचारियों का शोषण करते हैं। इस तरह से होता क्या है कि वो अपने से ऊंचे लेवल पर जाने के लिए प्रयासरत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। वो सामने विरोध नहीं करते, वो अंदर ही अंदर तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कही, इसीलिए उस ज़बरदस्ती का सिद्धांत, यानी ज़बरदस्ती एक तरफ से उनके जो आदेश होते हैं मानना पड़ता है, इसलिए ज़बरदस्ती का सिद्धांत, इसको अपीड़न का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये डेरेनडार्फ है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? तो जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा होती है वो सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं होता। जहाँ पे आर्थिक प्रतिस्पर्धा अधिक होगी वहाँ पे समाज ज़्यादा डेवलप करेगा, ज़्यादा विकसित होगा। ठीक है, अब अगला देखिए, इतिहास अभिजात वर्गों का कब्रगाह है, किसने कहा? तो पैरेटो ने कहा, ये सभी जानते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि एग्जाम में सरल और जटिल सभी प्रकार के प्रश्न आएंगे। अलौकिक शक्ति के हस्तक्षेप से समाज में एकाएक परिवर्तन जो होता है उसको कौन सा आंदोलन कहते हैं? तो यहाँ पे अलौकिक शक्ति की बात की जा रही है। देखिए एकाएक परिवर्तन क्रांति में भी होता है, लेकिन अलौकिक शक्ति के माध्यम से जब होगा तो उसको सहस्त्राब्दी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को आघात लगता है तो सोरोकिन के मतानुसार कौन सी एक क्रियाशील होता है? तो ये ध्रुवीकरण का सिद्धांत, जो सोरोकिन का सिद्धांत है वो ध्रुवीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, मतलब कि एक जो सिद्धांत, इसमें क्या है कि एक भौतिक संस्कृति होती है, एक आध्यात्मिक संस्कृति होती है, और उसमें होता क्या है कि भौतिक से आध्यात्मिक और आध्यात्मिक से भौतिक संस्कृति की तरफ विचरण करते हैं, और बीच में एक ऐसी अवस्था आती है जो आदर्शात्मक होती है, जो न तो पूर्णतः भौतिक होती है न तो पूर्णतः अभौतिक होती है। ठीक है, तो ये सिद्धांत उनका ध्रुवीकरण का सिद्धांत है। सामाजिक परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या किस परिवर्तन की अभिव्यक्ति है? सामाजिक परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या जो है वो किस प्रकार का परिवर्तन? सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात करता है। ठीक है, क्योंकि समाजशास्त्र जो होता है वो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, यानी जो व्यक्ति कार्य करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, वो क्या है? वो अंतःक्रिया है। अंतःक्रियाओं का जाल ही क्या है? समाज है। ठीक है, तो समाजशास्त्र में जो परिवर्तन आता है वो सामाजिक संबंधों में होता है। अगला देखिए, प्राथमिक समूह मानव व्यवहार की नर्सरी है, ये कहा है C.H. कूले ने, तो ये याद कर लीजिएगा। और 35 नंबर का क्वेश्चन है कि विरले ही कोई महिला दुष्ट होती है, यदि वो होती है तो पुरुषों से भी आगे बढ़ जाती है, ये किसने कहा? ये कहा है सीजर लॉम्ब्रोसो ने। ठीक है, ये उनका कथन है। अब देखिए, किसने अनुचलन और विचलन को समाज के दो छोर माना है? तो मर्टन ने अनुचलन और विचलन को समाज के दो छोर माना है। ठीक है, इस छोर पर रहेंगे तो हम अनुचलन में हैं और अगले छोर पे जाएंगे तो हम विचलन के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अपराध का संरचनात्मक सिद्धांत भी किसने दिया है? मर्टन ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना में जो हमने नियम बनाए हैं, तमाम प्रकार के मूल्य मानदंड बनाए हैं, इसी के कारण ज़्यादा अपराध होते हैं, क्योंकि इन नियमों को तोड़ना ही क्या है? अपराध है। ठीक है, तो अगर ये नियम ना होते तो व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कार्य को अपराध न माना जाता, तो उन्होंने अपराध का संरचनात्मक सिद्धांत दिया है। अब देखिए, भारतीय जनजाति जब भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसका क्षेत्रीय अर्थ और महत्व खत्म हो जाता है, ये किसने कहा है? ये कहा है मैक्स वेबर ने।
ठीक है, ये मैक्स वेबर ने कहा है कि जब जनजाति जो है भारतीय जाति में परिवर्तित हो जाती है तो क्षेत्रीय नहीं रह जाती, क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र में जनजाति होती है ना, कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ पे वो जनजाति पाई जाती है, लेकिन जब जाति बन जाएगी तो वो एक बहुत बड़े भाग को कवर करेगी। जैसे उत्तर भारत की जातियाँ, दक्षिण भारत की जातियाँ, ठीक है, तो बहुत बड़े एरिया को तो क्षेत्रीय अर्थ और महत्व उसका समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे मारवी जनजाति, वहाँ पे जाति व्यवस्था पाई जाती है। अब देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैविकी सावयव को सव्यवस्थी में परिवर्तित करता है? तो जैविकी सावयव यानी जो नवजात शिशु होता है, जो अभी बच्चा बस जन्म लिया है, मांस का लोथड़ा है वो, तो वो जो है वो सभ्य व्यक्ति यानी सामाजिक सावयव में परिवर्तित कैसे होगा? सामाजिकरण के द्वारा होगा। ठीक है, धीरे धीरे उसको चीज़ें सिखाई जाएंगी, समाज के जो वैल्यूज़ हैं वो सिखाए जाएंगे, तो वो धीरे धीरे समाज का व्यक्ति बन जाएगा। क्रांतिकारी परिवर्तनों के बावजूद भारतीय ग्रामीण व्यवस्था नवीनीकरण के लिए प्रतिकूलता का भाव दिखाते शांत और अविस्थापित प्रतीत होते हैं। ये किसने कहा है? तो ये AR देसाई का कथन है कि भले ही बहुत से परिवर्तन हो रहा है, क्रांतिकारी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो भारतीय ग्रामीण व्यवस्था है वो नवीनीकरण के लिए अभी भी प्रतिकूल है। ठीक है, वो कोई नवीनता नहीं दिखा रहा है। और फिर देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि जनजातियां नगरीय प्रघटना की भांति विकसित हो रही है? तो ये कथन है मैकिम मैरियट का। ठीक है, मैकिम मैरियट ने कहा है कि जनजातियां जो है वो नगरीय प्रघटना की भांति विकसित होती चली जा रही हैं, तो ये कथन है। अब देखिए 41 क्वेश्चन है कि ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए अंतर तो बहुत से हैं, खान पान में भी, जीवन शैली में भी, विचार में भी, लेकिन व्यवसायिक भिन्नता एक ऐसा अंतर है जो केवल आप व्यवसायिक भिन्नता बोल देंगे तो ये एक परिभाषा के रूप में हो जाता है कि हाँ ये नगर, ये गांव है। ठीक है, तो इंटरव्यू में भी सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कि कोई एक अंतर बताइए जो ग्रामीण और नगरीय समाज को अलग कर दे। ठीक है, और इसमें सारे अंतर समाहित हो। तो इसमें व्यवसायिक भिन्नता यानी जो गाँव होता है वहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, तो कृषि अगर मुख्य व्यवसाय रहेगा तो वहाँ की जीवन शैली कैसी होगी, खान पान कैसा होगा, ये तो आप पहले से ही कल्पना कर लेंगे आराम से। ठीक है, और अगर नगरीय समाजों में क्या है, कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय है, तो वहाँ पे आप जो जीवन होगा उसकी आप कल्पना कर लेंगे। लेकिन जो एक लाइन में अगर आंसर देने की बात है तो व्यावसायिक भिन्नता है वो। ठीक है, अब देखिए पश्चिमीकरण बहुस्तरीय प्रत्यय है, किसने कहा है? ये श्रीनिवास का कथन है कि पश्चिमीकरण जो होता है वो एक पक्षी नहीं बल्कि बहुपक्षी होता है। ठीक है, बहुस्तरीय होता है वो। अब 43 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्या जो होता है नवजात शिशु के पास नहीं होता है? ठीक है, दक्षताएं, आवश्यकताएं, प्रतिवर्ती कार्य और संस्कृति। तो देखिए जो नवजात शिशु होता है वो दक्ष होता है, रोने में, कला दिखाने में, एक्टिंग करने में। ठीक है, वो बहुत ही दक्ष होता है और उसके अंदर आवश्यकताएं भी होती हैं कि वो कैसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति, उसको क्या महसूस हो रहा है, उसको घूमने का मन कर रहा है तो कैसे लोगों को भी बताए कि हमको घूमना है, तो लोग घुमाने लगेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उस ढंग से क्या उसकी आवश्यकताएं हैं। और प्रतिवर्ती कार्य देखिए, अगर किसी छोटे बच्चे को आप एक छोटा सा धीरे से चाटा मारेंगे तो रोना शुरू कर देगा, और उसको आप हंसाएंगे तो हंसना शुरू कर देगा, यानी आपने जो क्रिया किया उसने प्रतिक्रिया किया। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कार्य भी है, लेकिन संस्कृति नहीं होती। संस्कृति धीरे धीरे बड़े होते होते उसको विकसित होती है उसके अंदर। अब देखिए संयुक्त परिवार आधुनिक कारपोरेट जगत से अनुकूलन की क्षमता रखता है, ये किसने कहा है? तो जो संयुक्त परिवार है वो आधुनिक कारपोरेट जगत यानी जो फैक्ट्री प्रणाली से युक्त जो परिवार है, जो समाज है, उसमें जो संयुक्त परिवार है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी पूरा का पूरा परिवार, उसको टूटने की बजाय अगर पूरा का परिवार एक ही व्यवसाय करता है तो बहुत आगे जाता है वो। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत ही जो नामी कुल के लोग होते हैं, ख़ानदान के लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक ही बिजनेस करते हैं और पूरा का पूरा परिवार उसमें अपना दिमाग और अपना श्रम लगाता है। ठीक है, मैकिम मैरियट का ये अध्ययन है, बेंगलुरु में उन्होंने किया था। और ये देखिए आंसर की है इसकी